चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 3। अच्छा, इस चैप्टर की जो स्टोरी है ये शुरू होती है चैप्टर 2 के एंड से। हमने वहाँ पर बात की थी कि भाई 1991 में यानी 1991 में कैसे यूएसएसआर टूटा और 15 नए देश उभर कर आए और कैसे एक महाशक्ति का पतन हुआ, और ये चैप्टर उसके बाद वहीं से कंटिन्यू करेगा। चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अच्छा, मैं बता दूं कि आपने जो पीछे पढ़ा है और जो लोग पहली बार इस वीडियो पे हैं, बता दूं आपको कि 1945 से लेके 1991 तक क्या था भाई, कोल्ड वॉर। ठीक है, दो महाशक्ति उभर कर आई थी, उसमें से एक थी अमेरिका और एक थी सोवियत संघ। ठीक है, और सोवियत संघ क्या हुआ 1991 में, ऐसा क्या हो गया, विघटन हो गया, जिसको हमने चैप्टर 2 में देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें, क्योंकि एक महाशक्ति तो टूट के निकल गई, तो जो बचा वो कौन बचा, अमेरिका बचा। और अमेरिका ने अपना वर्चस्व कैसे दिखाया पूरी दुनिया को, हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, वर्चस्व का क्या मतलब होता है भाई, मतलब होता है प्रभाव। क्या होता है, प्रभाव। अगर सीधे शब्दों में समझो उसका मतलब होगा प्रभाव। इंग्लिश में इसको डोमिनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में हमें मेनली तो अमेरिका के लिए गए फैसलों के बारे में पढ़ना है कि भाई अमेरिका ने कहाँ कहाँ कौन कौन से युद्ध लड़े और क्या क्या किया। ठीक है, कब, 1991 के बाद, क्योंकि ये एक अकेली महाशक्ति बची थी, अब इसके सामने कोई था नहीं। ठीक है, तो ऐसा हमेशा होता है जब एक पावरफुल व्यक्ति होता है ना, तो वो क्या करता है, अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें वर्चस्व क्या है। बताया मैंने आपको वर्चस्व क्या है भाई। वर्चस्व का मतलब ऐसी स्थिति है जिसमें कोई देश विश्व के बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा मजबूत हो। क्या हो भाई, ज्यादा मजबूत हो, स्थिति में हो। और अमेरिकी वर्चस्व का मतलब भी ऐसी ही स्थिति है जिसमें अमेरिका विश्व में बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर स्थिति में था। यह ताकत आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में थी। आर्थिक पता है आपको, इकोनॉमी की बात करता है, देश की अर्थव्यवस्था की बात करता है, राजनीति बात करता है पॉलिटिकल की यानी पॉलिटिक्स की, और संस्कृति बात करता है कल्चर की। ठीक है, आपको पता होगा कि आजकल हम लोग क्या है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ आकर्षित हैं। ठीक है, और हम लोग बहुत पसंद भी करते हैं वेस्टर्न कल्चर को। ठीक है, तो इस कल्चर का प्रभाव पूरी दुनिया में है, अब देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कारण क्या था इसका, आप लोग को भली बात ही पता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है शीत युद्ध के दौरान जब विश्व में दो महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ थी, तब शक्ति का संतुलन बन रहा था। पर सोवियत संघ के विघटन के बाद जब विश्व में सिर्फ एक ही यानी अमेरिका रह गया, तब विश्व में शक्ति का संतुलन समाप्त हो गया और अमेरिका एक अकेली महाशक्ति बन गया। और ऐसी स्थिति आ गई कि वह विश्व में कोई भी काम अपनी मर्जी से कर सकता था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। इस स्थिति को ही अमेरिकी वर्चस्व कहते हैं। हाँ भाई, 1991 के बाद ऐसी स्थिति खड़ी हो गई थी कि अमेरिका के आगे कोई भी देश पूरी दुनिया में नहीं था, और अमेरिका का जो पावर है तभी से लेके आज तक भी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसकी बात हमने लास्ट चैप्टर में भी की थी। चलिए अब यहां से विस्तार से बात करते हैं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। कह रहा है अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इराक को समझाने की बहुत कोशिश की गई, परंतु इराक नहीं माना। अच्छा, ना मानने की वजह से यूएनओ ने एक नाटकीय फैसला लिया और इराक पर बल प्रयोग की अनुमति दे दी, और यूएनओ ने इस अभियान को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा। जरा मैं आपको थोड़ा बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसमें। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया और इराक को समझाने की बहुत कोशिश की, पर इराक नहीं माना। ठीक है, इराक का जो उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था वो था सद्दाम हुसैन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसी घटना पर एक फिल्म बनी है, अक्षय कुमार की फिल्म है, नाम है एयरलिफ्ट। ठीक है, और इसमें दिखाया गया है कि भाई जो कुवैत में भारतीय लोग फंसे थे, लगभग 1,70,000 लोग जो फंसे थे, उनको कैसे निकाला गया। और ये ऑपरेशन किया था एयर इंडिया ने, और ये अब तक का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, यानी सबसे बड़ा एयरलिफ्ट है। लगभग 450 से लेकर 500 फ्लाइट्स भेजी गई थी 1,70,000 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा हिस्ट्री है, हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है कि ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हमने किया था, और वो भी 90s में किया था, आप देख लो। ठीक है, तो
मेन मुद्दा क्या था कि भाई इराक ने कुवैत पे हमला किया था और इराक मानने को तैयार नहीं था। तो यूएनओ क्या है? यूएनओ एक संस्था है जिसमें अमेरिका का बहुत डोमिनेंस भी है, मतलब प्रभाव भी रखता है अमेरिका उसमें आज की डेट में भी। इनके पास ना एक होती है पीस आर्मी, यानी शांति सेना बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, सभी देशों के ना सैनिक होते हैं, मतलब सभी देश इसमें ना क्या करते हैं, अपने अपने सैनिक भेजते हैं ताकि एक आर्मी बनाई जाए और पूरे देश, पूरी दुनिया में शांति बनाई जा सके। और जब भी कभी इस तरह की घटनाएं होती है तो ये पीस आर्मी यूएनओ के आदेश के अनुसार जाती है और वहां पे उस देश की मदद करती है जो भी इस अटैक में कमजोर पड़ रहा हो या जिसने भी हेल्प मांगी हो। ठीक है, तो यही हुआ। ये इन्होंने क्या किया भाई, पहले समझाया उसको इराक को, जब वो नहीं माना तो क्या किया, यूएनओ की सेना को इराक पर हमला करने के लिए भेज दिया गया। ये कौन सी आर्मी थी भाई? पीस आर्मी, यानी शांति सेना जिसे बोलते हैं। ये सेना वैसे तो 34 देशों की मिलीजुली सेना थी, पर इसमें 75% सैनिक क्या थे? अमेरिका के थे। हाँ भाई, एक बात और बता दूं आप लोग को मैं, इस पीस आर्मी में जिस देश के सबसे अधिक सैनिक होंगे उसका कंट्रोल भी उसी देश के पास होगा, क्योंकि भाई अमेरिका के 75% सैनिक थे, तो इसलिए इसका कंट्रोल भी अमेरिका के हाथ में ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा भाई जो सद्दाम हुसैन था, मैंने बताया आपको कि भाई जो सद्दाम हुसैन था उस समय इराक का राष्ट्रपति था और उन्होंने कहा कि यह जंग 100 जंगों में एक जंग होगी, मतलब उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा। पर ऐसा कुछ नहीं था। इराक बड़े ही आराम से कुछ ही दिनों में हार गया और उसे कुवैत से हटना पड़ा। ठीक है भाई, इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपनी शक्ति का खुला प्रदर्शन किया और इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। साथ ही इस युद्ध का टीवी पर लाइव प्रसारण किया गया, जिस वजह से इसे वीडियो गेम वॉर भी कहा गया। देखो, मैंने लास्ट में बात की थी, लास्ट चैप्टर में इसके बारे में थोड़ी सी, कि भाई इसमें क्या था, अमेरिका ने अपना जमकर अपना बल प्रदर्शन किया। ठीक है, और इसने इसको लाइव टीवी पे किया था ताकि दुनिया देखे कि अमेरिका कितना पावरफुल है। ठीक है, क्लियर। और ऐसा फैसला आज तक पहले कभी लिया नहीं गया था यूएनओ के द्वारा। देखो भाई, यूएनओ द्वारा लिए गए इस फैसले का नाटक ही है, इसलिए कहा गया क्योंकि इससे पहले कभी भी यूएनओ द्वारा ऐसी कोई निर्णय या कोई एक्शन पहले नहीं लिया गया था इससे पहले। चलिए अगला है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। भाई इसमें क्या था जरा बात कर दें। कह रहा 1998 में 2 अमेरिकी दूतावास, एक था नौराम्बी तथा दार इस्लाम, इन पर क्या हुआ, आतंकवादी संगठन ने अल-कायदा ने हमला किया और इसकी जिम्मेदार ली। ठीक है, मतलब इसको जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, इसके बाद जवाब में अमेरिका द्वारा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू किया गया। ठीक है, और इस ऑपरेशन के जो मुख्य उद्देश्य था क्या था भाई, अल-कायदा से हमले का बदला लेना था। और इस ऑपरेशन के तहत अल-कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। अच्छा भाई, क्रूज मिसाइल क्या होता है, मतलब ये ऑटोमेटिक टारगेट को रीच करता है। अगर टारगेट अपनी पोजीशन बदल देगा ना तो ये मिसाइल भी अपनी पोजीशन बदलकर उसको मारेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लोग में से किसी ने एक फिल्म थी बहुत पहले, पार्टनर फिल्म थी, ठीक है, उसमें क्या था कि भाई इसी तरह का ना एक मिसाइल का सीन था जिसमें एक मिसाइल, एक बच्चा ना गोविंदा सलमान खान पे मिसाइल छोड़ देता है। ठीक है, तो क्या होती है, क्रूज मिसाइल होती है वो, तो बंदे को ढूंढ के मारती है। ठीक है, तो बड़ा चेजिंग सीन है, अच्छा सीन है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं जाके उसको। तो क्रूज मिसाइल क्या होता है भाई, टारगेट सेट करने के बाद ये उसको हिट कर कर ही रहेगी। कराए इस हमले में यूएनओ की भी अनुमति नहीं ली गई और इन हमलों की वजह से कई बेगुनाह लोग भी मारे गए, जिस वजह से अमेरिका की काफी आलोचना हुई। मतलब क्या हुआ कि भाई इसने क्या किया, एक ऑपरेशन शुरू कर दिया इनफाइनाइट रीच। ठीक है, और जगह जगह ठिकानों पर हमले किए गए और मिसाइल से भी हमले किए गए। अब देखो, जब मिसाइल से हमला होता है तो वहां पे क्या होते हैं, अच्छे लोग भी मारे जाते हैं और बुरे लोग मारे जाते हैं। तो इसीलिए दुनिया ने इसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया कि भाई आपने गलत किया। लेकिन अमेरिका एक उभरती हुई पावर थी और कोई इसको रोकने वाला था नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है अमेरिका का वर्चस्व, जिसको कोई कुछ बोल नहीं पाया उस समय। अच्छा, अगला ऑपरेशन है एंड्यूरिंग फ्रीडम। भाई ये ऑपरेशन क्या था जरा बात करेंगे। ये यार बहुत बड़ा ऑपरेशन था, आप लोग जानते भी होंगे कुछ लोग इसके बारे में, और नहीं जानते तो चलिए विस्तार से बात करते हैं इस बारे में। 11 सितंबर 2001 को अलग अलग अरब देश के लगभग 19 अपहरणकर्ताओं ने अमेरिका के 4 विमान पर कब्जा कर लिया
और इन विमान को अमेरिका के मुख्य इमारतों की तरफ सीधा उड़ा कर ले गए। इसमें से 2 विमान न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए और तीसरा विमान वर्जीनिया में स्थित पेंटागन से टकराया और जहां अमेरिका का रक्षा मुख्यालय है, और चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, पर वह पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया और इस हमले को 9/11 कहा गया। आप लोग जानते हुए होंगे कि भाई इस हमले को 9/11 के नाम जाना जाता है। और इसके बाद अमेरिका ने क्या किया, अपने देश में बहुत ज़्यादा कड़े कानून बना दिए किसी भी बाहर के लोगों की एंट्री के लिए, खासकर मुस्लिमों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इन्होंने कड़े कानून बना दिए। और आज भी ये जो कड़े कानून हैं अभी भी लागू होते हैं, खासकर मुस्लिमों पर कुछ ज़्यादा ही ये नियम लागू होते हैं। और कुछ देशों जैसे पाकिस्तान हो गया, जो मतलब आतंकवादी समूह देश है ना, उन पर ये बहुत ज़्यादा निगरानी रखते हैं और जल्दी वीज़ा देते भी नहीं है। तो भाई, और ये अब तक की अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा हमला था। इससे पहले कोई भी अमेरिका पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। तो 9/11 बहुत ज़्यादा फेमस है, आप चाहो तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जान सकते हो। उसके बारे में काफ़ी बड़ा हमला किया गया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी उस टाइम, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिस पर ये एरोप्लेन टकराई थी। कह रहा अमेरिका अब तक सबसे बड़ा हमला था ये, और लगभग 3000 लोगों की मौत हो गई, ठीक है, इसमें। और इसी के लिए इन्होंने किसकी शुरुआत की, एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत की। और भाई हाँ, इस घटना पे ना कई सारे फिल्म बने हुए हैं, ठीक है। एक जॉन अब्राहम की फिल्म है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी दिखाया गया है इसमें कि भाई अमेरिका इस मामले को लेके कितना सीरियस था कि अगर 9/11 में किसी को शक भी है ना, तो उससे ये लोग बहुत सख्ती से निपटते थे, ठीक है। और कई मतलब जिनकी गलती नहीं भी थी उनको भी इन्होंने बहुत समय तक जेल में रखा इस घटना के शक के ऊपर। कह रहा यह उन सभी लोगों के खिलाफ चलाया गया था जिस पर 9/11 का शक था, और इनका मुख्य निशाना अल-कायदा और तालिबान था, ठीक है। ये क्या है भाई, ये आतंकवादी समूह हैं। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की, लोगों को खुफिया जेल खाने में रखा गया और किसी को भी इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, ठीक है। बात करेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। भाई ये क्या था, कह रहा 19 मार्च 2003 में अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू किया। इसमें एक सेना बनाई गई जिसमें 40 से ज्यादा देशों की सेना शामिल थी, और इस सेना को कॉलिशन ऑफ विलिंग्स यानी आकांक्षियों का महाजोट कहा गया। इस सेना को इराक पर हमला करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका द्वारा कहा गया कि इस सेना को इराक में बन रहे सामूहिक संघार के हथियारों को खत्म करने के लिए और उनके उत्पादन को रोक लगाने के लिए बनाया गया है। पर हमले के बाद इराक में कोई भी हथियार नहीं मिले, और इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस हमले को मुख्य उद्देश्य इराक के तेल संसाधन पर कब्जा करना था, और इस हमले के लिए अमेरिका ने यूएनओ की अनुमति भी नहीं ली, ठीक है। चलिए जरा समझते हैं क्या हुआ कि भाई 19 मार्च 2003 को क्या अमेरिका ने एक ऑपरेशन शुरू किया, ठीक है। और ये ऑपरेशन में था क्या, ये इराक के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। इसमें क्या था कि इन्हें शक था कि इराक में जो लोग हैं ना, बहुत से आतंकवादी समूह जो नरसंहार मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग मरेंगे, ऐसे हथियार बना रहे हैं, जैसे परमाणु हथियार हो गए या जैविक हथियार हो गए। और इन्होंने क्या किया, उस पर हमला किया, और लेकिन उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो जो आलोचक थे वो ये कहते हैं कि भाई अमेरिका क्या यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहा था, और उसका जो मेन मकसद था, जो इराक में क्या है भाई, तेल के ढेर सारे कुएं हैं, उन पर कब्जा करना था। और यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया, यूएनओ से परमिशन नहीं ली थी इस हमले की। और भाई यूएनओ एक बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, लेकिन इसका जो इसके अंदर ना अमेरिकी प्रभाव बहुत है। मतलब कहने का मतलब है तो संस्था पूरी दुनिया के लिए, लेकिन इसमें अमेरिका का प्रभाव बहुत ज्यादा है और आज भी है। क्लियर, चलिए तो क्लियर है क्या था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। कुछ नहीं था भाई, इराक पर हमला किया गया और वहां पे उसे कुछ नहीं मिला, और लोग ऐसा मानते हैं कि अमेरिका ने इसमें अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की और उनके तेल संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश थी। और इसमें क्या किया, उसने यूएनओ की परमिशन भी नहीं ली, ठीक है। अगर मान लो कोई और देश ऐसा करे ना तो उस पर सख्त एक्शन लेगी यूएनओ, ठीक है, क्लियर। और किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि यूएनओ के खिलाफ जाकर किसी के ऊपर कोई क्या करे, किसी देश पे हमला करे या कोई एक्शन ले, ऐसा किसी भी देश के अंदर दम नहीं है अभी तक में, ठीक है। यहां इस बात से हम चलता है पता कि भाई अमेरिका कितना ज्यादा पावरफुल कंट्री था और है भी। चलिए, कह रहा
ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम क्या हुए? कह रहा इराक में अमेरिका के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है, और अमेरिका के लगभग 3000 सैनिक मारे गए और इराक के बहुत सारे सैनिक बदले में मारे गए। और अमेरिका के इस कदम की सबने क्या की? आलोचना की, ठीक है, इसको गलत बताया कि भाई ये तरीका क्या है, गलत है। अच्छा, बात करें अमेरिका का जो वर्चस्व है, यानी जो डोमिनेंस है, जो प्रभाव है, किन चीजों में है? पहला है, एक है आर्थिक वर्चस्व, ठीक है, दूसरा है सैन्य वर्चस्व और तीसरा है ढांचागत, जिसे बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बिल्डिंग है, मॉल से बात कर रहे हैं, और अगला है सांस्कृतिक वर्चस्व, जिसे बोलते हैं कल्चर, ठीक है। आजकल हम लोग क्या हैं कि सारे लोग क्या करें, वेस्टर्न कल्चर, सब लोग जो जीन्स पहनते हैं, जीन्स कहाँ की देन है? ये अमेरिका की ही देन है, ब्लू जीन्स, ठीक है, क्लियर। और आप जानते हो अमेरिका की सेना कितनी पावरफुल है, सभी को पता ही है, और इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जिसे आर्थिक वर्चस्व में यहाँ पे कह रहा हूं। अच्छा, बात करते हैं जरा, कह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, ठीक है, और थी उस टाइम। कह वर्तमान में अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और अर्थव्यवस्था का यह विशाल आकार अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व का प्रतीक है। जो भाई अमेरिका इतना विश्व में सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर बना हुआ है, ये क्या दिखाता है? ये अमेरिका के डोमिनेंस को दिखाता है, ठीक है, और बाकी सभी देश क्या हैं, इससे पंगा लेना नहीं चाहते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप पे हो गया, चाहे वो सैन्य रूप से हो गया, ठीक है। कह रहा हर क्षेत्र में सबसे बड़ी 3 कंपनियों में से एक हमेशा अमेरिकी होती है। कह रहा विश्व में हर क्षेत्र में स्थित सभी कंपनियों में से सबसे बड़ी 3 कंपनियों में से एक कंपनी हमेशा अमेरिका की होती है। एग्जाम्पल दे दूं अभी आपको मैंने, अभी जो यूक्रेन रशिया की वॉर हुई थी, तो भाई अमेरिका ने क्या कहा कि जो अमेरिका में जो रशियन कंपनीज थी, जैसे आईफोन हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, इन सबको ने कहा भाई आप वापस आ जाओ। तो भाई इससे क्या हो गया, पूरा रशिया खाली होगा, जितनी भी अमेरिकन कंपनीज थी वो सारी क्या होंगे, रशिया से बाहर आ गई, और इससे वहां के लोगों को काफी दिक्कत हुई। तो यहां पर अमेरिका ने क्या किया, लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको अभी, ठीक है, कि यहां पर अमेरिका ने अपना जो ये सबसे बड़ा वर्चस्व है दिखाने की कोशिश की, यानी पाबंदी लगा दी कि अपनी कंपनी को वहां से बाहर निकाल लिया। और आपको पता है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और लाखों लोगों को सर्विस देते हैं ये लोग, तो ये एक बहुत बड़ी किसी भी कंट्री के लिए परेशानी आती है जब अमेरिकन कंपनी किसी भी कंट्री से बाहर चली जाती है। अब मान लीजिए जो गूगल कंपनी है अमेरिका की है, अगर अभी वो इंडिया से चली जाए तो भाई लिटरली इंडिया की जो इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है, और लिटरली कुछ टाइम तो क्रैश भी हो सकती है। वैसे क्रैश तो नहीं होगी, हमारी इकोनॉमी बहुत डेवलप है और सक्षम इन चीज़ों के लिए, लेकिन इस पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक। ऐसा वैसे होगा नहीं, टेंशन मत लो आप लोग। करेक्ट, डॉलर का वर्चस्व आपको पता होगा कि भाई हर व्यक्ति चाहता है क्या, डॉलर में कमाए, हैं, हर व्यक्ति चाहता है डॉलर में कमाए। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है ना एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है और ये ज्यादा गिरती उड़ती नहीं है, स्टेबल करेंसी है। तो ये भी क्या दिखाता है, अमेरिका के डोमिनेंस को दिखाता है। कह रहा है विश्व की सभी मुद्राएं की कीमत का निर्धारण डॉलर के आधारभूत पर क्या आता है, जिस वजह से अमेरिकी डॉलर सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है, ठीक है। तो चलिए, आप जो लोग समझदार हैं वो लोग मुझे जरा नीचे कमेंट कीजिए कि भाई सबसे ज्यादा महंगी मुद्रा कौन सी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको पता है कि अभी जो रेट चल रहा है वो $1 बराबर 82 रुपीज चल रहा है, तो बताइए कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी कौन सी है, ठीक है, जरा कमेंट कीजिए नीचे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं सब में क्या है, अमेरिका की भूमिका है। जैसे हो गया आसियान हो गया, नाटो हो गया, इन सब में क्या है, अमेरिका की प्रथम भूमिका है। कह रहा है विश्व में सभी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में अमेरिका की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वह विश्व की आर्थिक नीतियां प्रभावित करने की ताकत रखता है, ठीक है। मतलब कौन किस देश से ट्रेड करेगा, कौन किस देश से ट्रेड नहीं करेगा, इसका भी कंट्रोल अमेरिका के पास है, ठीक है। आपको पता है अभी क्या किया, अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, इसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने कहा भाई कोई रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो भाई सभी कंट्रीज ने क्या किया, तेल खरीदना बंद कर दिया। तो ये क्या था, एक तरह का अमेरिका के डोमिनेंस को दिखाने की कोशिश थी कि अमेरिका किस तरह से जो है आर्थिक नीतियों में बदलाव और उसको प्रभावित कर सकता है, ठीक है। बात करेंगे सैन्य वर्चस्व की, तो यार देखो ये पूरी दुनिया मानती है कि जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं वो बहुत क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ी सेना भी अभी इन्हीं के पास है। कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी सेना है इनके पास, वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सेना अमेरिका के पास है, ठीक है। और देखो अपने से नीचे जो 12 लोग आते, 12 देश आते हैं, सबसे अधिक खर्च
यही लोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि भाई अगर मान लो पहले पे क्या है, अमेरिका है, आपको पता है भारत तीसरे नंबर पे आता है, तो मतलब नीचे जो टोटल 12 है ना, जो सब मिला के जो बाहर लोग खर्च करते हैं अपनी सेनाओं पे खर्चा, टोटल अमेरिका उनसे अधिक खर्चा करता है, ठीक है, अकेले ही, ठीक है। तो इसीलिए इनका सेक्टर इतना डेवलप है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जो देश जितना ज्यादा खर्चा करेगी, मतलब बजट का जितना ज्यादा पार्ट अपने सुरक्षा पे खर्च करेगी, उनके सैनिक उतने ही बेहतर होंगे, उनके हथियार उतने उन्नत होंगे। क्लियर? कह रहा अमेरिका अपनी सेना पर उससे नीचे 12 देशों द्वारा किए गए कुल खर्च सबको मिला के उनसे भी ज्यादा खर्च करता है सिर्फ अपनी सेना पर। कह रहा है विश्व में कहीं भी वॉर करने की क्षमता रखता है अमेरिका, ठीक है भाई, कहीं भी किसी भी जगह लड़ सकता है, चाहे जमीन हो, पानी हो या हवा में लड़ने की क्षमता रखता है। कह रहा अमेरिका की सेना केवल संख्यात्मक रूप से ज्यादा नहीं है, बल्कि क्षमता और गुणवत्ता के रूप से विश्व में सबसे अधिक है। मतलब ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा है, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं, ठीक है। और बहुत सी कंट्री क्या करती हैं, इनसे ट्रेनिंग भी लेती हैं, ठीक है। इंडिया भी एक जॉइंट वेंचर चलाता है इनके साथ ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। कह रहा संख्या और गुण दोनों में सबसे आगे हैं। कह रहा अमेरिकी सैन्य क्षमता केवल संख्या के आधार पर ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी अमेरिका सेना विश्व में सबसे ताकतवर सेना के में से एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं ढांचागत वर्चस्व की। बात मैं कर दूं तो भाई जो एमबीए की डिग्री आप लोग जो देखते हो, सुनते हो कि भाई इसने एमबीए किया, उसने एमबीए किया है, तो भाई इसकी शुरुआत भी कहाँ हुई थी? अमेरिका से ही हुई थी। कह रहा है विश्व प्रसिद्ध एमबीए की डिग्री की शुरुआत अमेरिका द्वारा ही की गई थी। वर्तमान में यह डिग्री विश्व में सबसे उच्च स्तरीय डिग्रियों में से एक है। अच्छा, समुद्री मार्गों पर नियंत्रण। देखो भाई अमेरिका क्या करता है, जो समुद्र मार्ग हैं, यानी जो आप लोग देखते हो कि जहाजें एक देश से दूसरे देश जाती हैं, वो कैसे जाती हैं? वो उनका एक रूट होता है, ठीक है, समुद्र में उनका एक रूट होता है, तो उनका रख रखाव भी अमेरिका ही करती है, उनका कंट्रोल भी अमेरिका करती है। कंट्रोल का मतलब कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसका भी क्या ध्यान रखती है अमेरिका, ठीक है, रख रखाव और कंट्रोल करती है इसको, ठीक है। अच्छा, इंटरनेट पर जो निर्भरता है वो भी क्या है? वर्तमान में पूरा विश्व इंटरनेट पर निर्भर है, और इस इंटरनेट का संचालन अमेरिका के उपग्रह एक विशाल समूह द्वारा किया जाता है। भाई अमेरिका ने क्या किया है? सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं जिससे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे एलन मस्क क्या है भाई, उसने भी डिजायर सैटेलाइट लॉन्च कर रखे हैं, हालांकि है तो प्राइवेट कंपनी बट है तो अमेरिका की। तो अगर अमेरिका चाहे तो एक तरह से इंटरनेट की निर्भरता पूरी दुनिया में डिपेंडेंट कर रखा है अपने पर, और चाहे तो एकदम बंद भी कर सकता है, ठीक है, और जिससे पूरी दुनिया का कनेक्शन कट सकता है। हालांकि ऐसा कर नहीं सकता वो, ठीक है, काफी सारे रूल्स होते हैं, ऐसे कोई नहीं कर सकता, बट व्यक्ति का ना अपने पैर तो क्या नहीं कर सकता, वही वाली बात है। कह रहे सभी बड़े संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में ही है, ठीक है। चाहे विश्व में स्थित सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय अमेरिका में ही स्थित है। इनमें काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी अमेरिकी ही हैं। मतलब सभी जो बड़े संगठन हैं, ठीक है, जैसे नाटो हो गया, ठीक है, WHO हो गया, सबका संगठन क्या है? अमेरिका में ही है, एक मुख्यालय है, और इनमें जो काम करते हैं वो क्या है? एक तरह से ज्यादातर लोग अमेरिकी ही हैं, ठीक है। बात करेंगे सांस्कृतिक वर्चस्व की। अच्छा भाई, जो मैंने कभी कहा था आपको, अमेरिका में रहन सहन बाकी देशों पर प्रभाव। भाई सभी लोग क्या चाहते हैं कि भाई अमेरिका जैसा कल्चर फॉलो करें, वहां के जैसे रहें, तो इसका प्रभाव ना हर जगह है। आजकल देख लो आप, इंडिया में क्या है, बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। कह रहा है विश्व में स्थित लगभग सभी देशों के लोग अमेरिकी रहन सहन के तरीके से प्रभावित हैं एवं अमेरिका के लोगों के जैसे जीवन शैली अपनाना चाहते हैं, ठीक है। बता दें आपको नीली जीन्स। कह रहा है विश्व भर में प्रसिद्ध नीली जीन्स की शुरुआत कहां से हुई थी भाई? अमेरिका से ही हुई थी, और अमेरिकियों की तरह जीने की इच्छा। अच्छा, वर्तमान में विश्व के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति अमेरिका की जीवन शैली की तरह अपना जीवन जीना चाहता है, और उपरोक्त सभी विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाता है। मतलब जितनी भी हमने पढ़ा, अभी सांस्कृतिक पढ़ा, आर्थिक पढ़ा, ये सब क्या है? अमेरिका के वर्चस्व को दिखाती है, ठीक है। अच्छा, इस वर्चस्व के रास्ते में रुकावट क्या क्या है अमेरिका के लिए? तो भाई रुकावट भी है, जरा देखते हैं। कह रहा है पहला है संस्थागत बनावट। ये जो इसके वर्चस्व में यानी डोमिनेंस में रुकावट है, पहले क्या है? संस्थागत बनावट। एक तो ये रुकावट आती है, दूसरा है अमेरिकी समाज, और तीसरा है नाटो। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? इसके वर्चस्व को कम करने की, रोकने की कोशिश करते हैं। भाई कैसे करते हैं जरा आइए देखते हैं।
पहला है संस्थागत बनावट। कह रहा है अमेरिका की संस्थागत बनावट उसके वर्चस्व के रास्ते में बड़ी बाधा है। अमेरिका में शक्तियां शासन तीनों अंगों के बीच बटी हुई है। इसी वजह से कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता। तो भाई देखो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका ये सब होती है। तो अगर शक्तियों का बंटवारा किया गया है तो कोई भी एक व्यक्ति या एक संस्था इन शक्तियों का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पाती है, इसीलिए ये कोई कड़े डिसीजन किसी के खिलाफ नहीं उठा पाती है। ठीक है। अच्छा, बात करें जो अमेरिकी समाज है, देखो ये अमेरिकी समाज नहीं है, किसी भी देश के समाज की बात है। कह रहा है अमेरिकी समाज यानी अमेरिका के लोग शिक्षित एवं जागरूक हैं। क्या हैं? शिक्षित एवं जागरूक हैं। इसी वजह से वह अमेरिका द्वारा सैन्य शक्तियों को गलत प्रयोग का विरोध कर अमेरिकी की मनमानियों को रोक सकते हैं। देखो भाई, अगर कहीं की जनता क्या होगी, जागरूक होगी, तो अपने नेता, अपनी जनता या अपने देश के द्वारा उठाए गए गलत कदमों पे वो उसकी आलोचना करेगी। और देखो भाई, हमारे यहाँ क्या, अगर कोई नेता गलत करेगा तो क्या करेंगे, हम उसे रोकेंगे कैसे? आलोचना करेंगे, उसको बोलेंगे, उसको टोकेंगे, और वो नहीं मानेगा तो अगले साल क्या करेंगे, नेक्स्ट 5th ईयर में उसे हटा ही देंगे। ठीक है। तो सरकार भी डरती है, तो सरकार भी ऐसे कदम नहीं उठाती है जिससे उनके देश की जनता भड़क जाए या उनके अंदर गलत संदेश पहुंचे। ठीक है। चलिए, अब है नाटो। भाई को पता है नाटो एक संस्था है। ठीक है। क्या करती है? नाटो अमेरिका का संगठन है और इस संगठन के साथ अमेरिका के आर्थिक हित जुड़े हैं, मतलब इकोनॉमिक हित जुड़े हुए हैं। इसी वजह से इस संगठन के देश अमेरिका को कुछ गलत करने से रोक सकते हैं और अमेरिकी वर्चस्व पर लगाम लगा सकते हैं। ठीक है भाई। कहने का सीधी बात मतलब है कि जो, अगर मान लो आपने कोई संस्था बनाई है तो उससे जो जुड़े लोग हैं, अगर उनका हित आपके साथ जुड़ा हुआ है और आप कुछ गलत करते हो तो इससे क्या होता है, उन पे भी प्रभाव पड़ता है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, इसको अमेरिका को टोकते हैं, भाई ऐसा मत करो, इससे हमें भी लॉस है और आपका भी लॉस है। ठीक है। क्लियर? नाटो की फुल पता है आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अमेरिकी वर्चस्व कैसे निपटें। अच्छा भाई, निपटने की अगर बात कर दूं तो अगला है, पहला बात करेंगे बैंड वैगन नीति। ठीक है। और दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से छुपना। और तीसरा क्या है, भारत, रूस और चीन का गठबंधन। और चौथा है बुद्धिजीवी का गठबंधन। अच्छा भाई, देखते हैं वन बाय वन। पहला है बैंड वैगन नीति। भाई इसमें क्या है, कह रहा है बैंड वैगन नीति कहता है कि भाई जिसका वर्चस्व है उसकी तरफ ही रहो। क्या करो भाई, जिसका वर्चस्व है उसकी तरफ ही रहो, मतलब जिधर हवा चले उधर ही पहुंच जाओ। जरा देखते हैं इसको वन बाय वन। कह रहा है बैंड वैगन का मतलब होता है कि जिधर की तरफ हवा चले उधर की तरफ चल पड़ो, यानी अगर अमेरिका का वर्चस्व है तो उसके साथ रहो और उसके वर्चस्व का फायदा उठाओ। ठीक है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति से छुपना। इसमें क्या होता है कि कोई देश क्या करता है, जिसका प्रभाव है, जिस कंट्री का प्रभाव है, मान लो अमेरिका का प्रभाव है, तो वो उससे इतनी दूर चला जाता है कि उसके लिए गए फैसलों का उस पर असर नहीं पड़ता है। देखिए जरा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से छुप जाना भी वर्चस्व बचने का एक तरीका हो सकता है, यानी खुद को अमेरिका से इतना दूर कर लो कि उसके किसी भी कार्य पर आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। पर यह नीति छोटे देशों के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देशों के लिए करना असंभव सा है। ठीक है। मतलब छोटे देश तो कर सकते हैं लेकिन बड़े देशों का नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े देशों को अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी होती है। अगला है भारत, रूस, चीन का गठबंधन। किसका भाई? भारत, रूस और चीन का गठबंधन। कह रहा है बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि भारत, रूस और चीन गठबंधन बनाकर अमेरिका की शक्तियों को क्या कर सकते हैं भाई, संतुलित कर सकते हैं। ठीक है। पर इस गठबंधन का बनना संभव नहीं है, क्योंकि इन तीनों देश के बीच वर्तमान में कोई सहयोग नहीं है। देखो भाई, खासकर क्या है, चाइना के साथ तो हमारा बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं होता है। हम कुछ भी कहते हैं वो हमारी बात तो सुनता ही नहीं है। और हाँ, रशिया के साथ थोड़े से हमारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन रशिया और चाइना के भी एकदम व्यापारिक संबंध हैं। ठीक है। कुछ अच्छे संबंध नहीं है, तो इसीलिए इन तीनों के बीच में क्या हो सकता है, काफी मुश्किल होगी एक गठबंधन बनाना। ठीक, हो सकता है भविष्य में हो जाए, पर फिलहाल तो चाइना कुछ मूड में लगता नहीं है। हाँ, चाइना बार बार कमेंट ये करता रहता है कि भाई भारत हमारे साथ आ जाए अमेरिका को छोड़कर। ठीक है। लेकिन भारत क्या है, दोनों तरफ देखता है अपना फायदा। ठीक है। और इसीलिए वो इस गठबंधन के में आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे भारत का, और ये बड़ी दूर की कौड़ी है अभी, और ऐसा होना थोड़ा सा
थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। कह रहा है बुद्धिजीवियों का गठबंधन, कह रहा है मीडिया के लोग, अमेरिका के नागरिक और बुद्धिजीवी को लेकर एक संगठन बनाया जा सकता है जो कि अमेरिका की नीतियों की समीक्षा करें और उसके लिए गए फैसलों का समर्थन और उसके गलत फैसलों का विरोध करें। मतलब जो समझदार जैसे लोग मीडिया के लोग हैं, उनके नागरिक हैं और जो बहुत स्कॉलर लोग हैं, वो लोग क्या करें, उनके अच्छे कामों को सराहें और गलत कामों को क्रिटिसाइज करें, यानी उसका विरोध करें। ठीक है, तो ये 3 थे। पहला था बैंड वैगन नीति, दूसरा था अंतरराष्ट्रीय राजनीति से चुपना, तीसरा था भारत, रूस और चीन का गठबंधन जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और अगला है बुद्धिजीवियों का गठबंधन जो कि आराम से पॉसिबल है। बात करें अमेरिका और भारत की, जरा बात करेंगे तो जरा देखते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं भाई। तो बात करेंगे, देखो भारत क्या करता है, अपने सॉफ्टवेयर और मसालों के लिए बहुत फेमस है। आपने सुना होगा कि भाई भारत के मसाले दूर दूर कंट्री में आते हैं, इसी तरह भारत के सॉफ्टवेयर के लिए भी भारत बहुत फेमस है। तो भाई भारत का जो है ना 65% जो सॉफ्टवेयर है वो अमेरिका क्या करता है, निर्यात करता, बनाता है और सेल करता है। कह रहा है भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन का लगभग 65% से ज्यादा हिस्सा अमेरिका को निर्यात किया जाता है। ठीक है, और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या है, भारतीय का मुख्य योगदान है। ठीक है, और लगभग भाई बहुत सारे भारतीय वहां पे रहते हैं, 2.7 मिलियन के आसपास हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गूगल के जो सीईओ कौन है भाई, सुंदर पिचाई हैं। ठीक है, तो बहुत सारे भारतीय लोगों का अमेरिका में योगदान है उनकी कंपनियों में। जैसे देखो बोइंग एक कंपनी है जो भाई बड़े बड़े कार्गो शिप्स बनाती है। ठीक है, और अमेरिका की विमान कंपनी बोइंग लगभग 35% से अधिक कर्मचारी क्या हैं भाई, भारतीय हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है भाई जो कि एरोप्लेन्स बनाती है, और हो सकता है अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो तो इसी कंपनी के प्लेन्स में किया हो। चलिए, कह रहा है 3 लाख से ज़्यादा भारत सिलिकॉन वैली में कार्यरत है। अच्छा, 3 लाख से जो ज़्यादा भारतीय हैं वो कहाँ है भाई, सिलिकॉन वैली। अच्छा, ये कहाँ है, अमेरिका में ही है। ठीक है, अमेरिका में क्या है, IT हब कहते हैं इसको, और सिलिकॉन वैली में 3 लाख से भी अधिक भारतीय कर्मचारी कार्यरत हैं। और अभी के हिसाब से आप समझ लो करीब 5 लाख लोग से ज़्यादा लोग अभी के इन करंट सिनेरियो में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है अमेरिकी कंपनियों में भारत का अत्यधिक योगदान है भाई। अगर बात कर लो कि बहुत सारी, मैंने कहा था ना बहुत सारी कंपनियां क्या हैं, इंडियन ने स्टार्ट किया वहाँ जाके, और ढेर सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे क्या है, इंडियंस ही काम करते हैं। बताया मैंने आपको, सुंदर पिचाई हो गए, ये एक एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हो एक अच्छे रिलेशन है, क्योंकि भारत क्या है अभी विकासशील देशों कैटेगरी में आता है। ठीक है, और अमेरिका विकसित देशों कैटेगरी में आता है। ठीक है, एक विवाद भी चढ़ गया था कुछ दिन पहले, खैर वो तो बात की बात है। चलिए, तो ये था हमारे चैप्टर का एंड। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा और मजा आया होगा। तो चलिए, ज्यादातर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।